पिछले क्लास में हम लोग आयु से संबंधित सारे काम को कंप्लीट किया था और आर एस अग्रवाल का 5 पार्ट हम लोग अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया पार्ट लेकर के आए हैं। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे कि कौन सा पार्ट है, परसेंटेज। तो इस पार्ट का मूल्य आप लोग समझ रहे होंगे। परसेंटेज काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज से आगे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये जो 4 पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इन 4 पार्ट से आता है। तो इन चारों पार्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहला आपको परसेंटेज के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग पहले समझेंगे प्रतिशत क्या है। प्रतिशत से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझेंगे, जैसा कि हम पहले से ही करते आ रहे हैं। इसी प्रकार से आज भी हम परसेंटेज के बारे में करेंगे। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे, उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चन को जानेंगे। तो परसेंटेज से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पार्ट आज हम पढ़ेंगे उसका आगे आने वाले 3 चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उन सब में भी इस सब का यूज हो सकता है। तो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए इस चीज़ों को। आपको एग्जाम में कहीं दिक्कतें नहीं होगा, बस आप धैर्य से अच्छी तरह से इस चीज़ को सीखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत नाम आप काफ़ी बार सुने होंगे। बहुत से स्टूडेंट को इसमें काफ़ी दिक्कतें रह जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर को मेरे द्वारा पढ़ने के बाद आपको कहीं दिक्कतें नहीं रहेगा। तो प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत मेनली रूप से एक प्रकार का भिन्न ही होता है। भिन्न आप लोग समझ रहे हैं, फ्रैक्शन। तो भिन्न जो होता है वो प्रतिशत एक प्रकार का होता है। तो प्रतिशत को हम भिन्न भी कह सकते हैं। तो हम परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पर। प्रतिशत एक प्रकार का क्या है? भिन्न है, फ्रैक्शन। प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर समझ रहे हैं, डिनोमिनेटर, जिसका हर हमेशा कितना होता है? 100 होता है। जिसका हर हमेशा कितना होता है? 100 होता है। तो जिस भी भिन्न का हर हमेशा हम 100 देखेंगे उसको क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, मान लीजिए कि लिखते हैं 15/100। तो 15/100 इसका मतलब ये हो गया प्रतिशत। ये क्या हो गया है? प्रतिशत। हर क्या है? 100 है। हर जब भी हम 100 देखेंगे उसे क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलेंगे। तो 15%, इसको क्या पढ़ेंगे? 15%। इसको संकेत में कैसे लिखते हैं? तो 15, और प्रतिशत के लिए इस प्रकार से ये सिंबल हम लगाते हैं। तो 15/100 को हम सिंबल में इस प्रकार से लिखते हैं 15%। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा 12/100। तो 12/100 का मतलब हो गया 12, और प्रतिशत के बदले ये हम सिंबल लगाते हैं। तो 12% इसको बोलते हैं। जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं x/100। तो x/100 को हम क्या लिखेंगे? x प्रतिशत। क्या बोलेंगे इसे हम? x प्रतिशत। कोई डाउट समझने में? तो परसेंटेज को हम इस सिंबल के रूप के द्वारा हम दर्शाते हैं। कोई डाउट समझने में? तो प्रतिशत कहने का मतलब एक प्रकार का भिन्न ही होता है जिसका हर हमेशा कितना होता है? 100 होता है। यानी कि इस चीज में हमें 100 पे हम प्रक्रिया हम करते हैं हमेशा। तो इस चीज को आप लिख लीजिए कॉपी में, वीडियो को रोक करके। उसके बाद आगे हम फिर आगे पॉइंट समझेंगे। कोई डाउट नहीं समझने में? चलिए। तो भिन्न एक प्रकार का प्रतिशत का रूप होता है जिसका हर हमेशा कितना होता है? 100 होता है।
ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत में 100%, क्या लिखेंगे इसको, 100% हमेशा क्या दर्शाता है, कुल दर्शाता है। प्रतिशत में 100% हमेशा क्या दर्शाता है, कुल दर्शाता है, टोटल दर्शाता है। और भिन्न में 1 हमेशा कुल दर्शाता है। क्या दर्शाता है, कुल दर्शाता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। प्रतिशत में 100% कुल दर्शाता है और भिन्न में 1 हमेशा कुल दर्शाता है। तो इस चीज का यूज हमको होगा, इसीलिए हम आपको ये बता दिए हैं कि प्रतिशत में 100% कुल दर्शाएगा और भिन्न में 1 हमेशा क्या दर्शाता है, कुल दर्शाता है। जैसे हम लिखते हैं 25%, क्या लिखते हैं, 25%। तो 25% का शेष भाग, 25% का शेष भाग कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, 25% का शेष भाग कितना होगा। हम जानते हैं कि 100% क्या होता है, कुल। 100% कुल होता है, तो 100% में से 25% घटा दीजिएगा तो उधर बचेगा कितना, 75%। कितना बचेगा, 75%। तो हम कहेंगे कि 25% का जो शेष भाग होगा वो कितना होगा, तो 75% होगा। अगर मान लीजिए हम कहेंगे कि 35%, क्या कहेंगे, 35% का शेष भाग क्या होगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, हम जानते हैं कि 100% कुल दर्शाता है, तो 100% में से 35% अगर घटा दीजिएगा तो शेष बचेगा कितना, 65%। तो 35% का शेष भाग कितना, 65%। कोई डाउट समझने में। तो किसी भी परसेंटेज वैल्यू का शेष भाग जब भी कहेगा तो 100 में से हमेशा क्या करते हैं, घटा करके कहते हैं। कोई डाउट नहीं समझने में। मान लीजिए कि हम बोल दें कि 12.5% का शेष भाग क्या होगा, तो इसको हम कैसे जानेंगे किसका शेष भाग क्या होगा। 12.5% का शेष भाग, 12.5% का भिन्न रूप क्या होगा, तो 12 दूना 24 एक 25/2। 25/2 प्रतिशत के बदले नीचे में 100 आता है, परसेंटेज के बदले नीचे में क्या आता है, 100 आता है। 25 चौका 100 अर्थात 1/8। तो 12.5% का भिन्न रूप हो गया 1/8। 1/8 जब हम शेष भाग निकालते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा दीजिए। तो 8 में से 1 घटेगा कितना, 7। नीचे ज्यों का त्यों 8, यानी कि 7/8। तो 12.5% का शेष भाग कितना, तो 7/8 भाग। कोई डाउट नहीं समझने में। चलिए, तो ये बात समझ गए हैं आप लोग। अगर हम मान लीजिए आपको ये कहें कि 2/5 भाग का शेष भाग, 2/5 भाग का शेष भाग क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 2/5 भाग का शेष भाग, यानी भिन्न का शेष भाग हमें जब भी निकालना है तो क्या करना है कि नीचे वाला को ऊपर वाला से घटाइए। 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 3। नीचे ज्यों का त्यों लिखेंगे 5, यानी 2/5 का शेष भाग कितना, 3/5। यानी किसी भी भिन्न का शेष भाग जब भी निकालना है तो 1 में से घटाना होता है। कितना में से घटाना होता है, 1 में से घटाना होता है। तो 1 में से जब हम 2/5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3/5। तो इतना करने से बेहतर है कि हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कि 3/8 का शेष भाग क्या होगा, तो नीचे वाला से घटा लीजिए ऊपर वाला में। 8 में से 3 घटेगा कितना, 5। नीचे ज्यों का त्यों लिख दीजिए, यानी 3/8 का शेष भाग क्या कहेंगे, तो 5/8 भाग। कोई डाउट नहीं समझने में। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसका प्रयोग हम चैप्टर में करेंगे। आगे भी आने वाले चैप्टर में इस सब का यूज होगा।
तो इस चीज़ों को अच्छी तरह समझ लीजिए, इसको अच्छी तरह से इसका माइंड सेट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे लिखेंगे। तो कोई डाउट नहीं समझने में? आइए कुछ पॉइंट्स और नोट करते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को किस में बदलेंगे? भिन्न में, फ्रैक्शन में बदलना। कैसे बदलेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 25%, कितना लिखा? 25%। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, भिन्न में लाना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे? 25 बट्टा में 100, परसेंटेज के बदले बट्टा में क्या लिखते हैं? 100। 25 चौका 100 अर्थात 1/4, यानी 25% का भिन्न रूप कितना होगा? तो 1/4। 25% कहें या फिर 1/4 भाग बोलें, एक ही चीज है दोनों। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए कि 33.1/3%, इसका मतलब इसको अगर हम भिन्न में बदलना चाहे तो कैसे बदलेंगे? 33 या 99 100, यानी कि 100/3, 100/3 प्रतिशत होगा ये। और जब परसेंटेज के बदले हम लिखेंगे तो बट्टा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। परसेंटेज के बदले बट्टा में हमेशा कितना लिखना होता है? तो 100। तो 100 से 100 कटेगा अर्थात 1/3। कितना फिर? 1/3। यानी कि इसको परसेंटेज वाला वैल्यू को अगर हमें भिन्न में लाना हो तो बट्टा में 100 करके हल कर लेते हैं, तो भिन्न में चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है 15%, तो 15% का भिन्न रूप कितना होगा? तो 15/100 कहेंगे। 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100 अर्थात कितना? 3/20। 15% बोले या 3/20 भाग बोले, एक ही चीज है दोनों। कोई डाउट नहीं समझने में? इस चीज को लिख लीजिए कॉपी में। तो आगे फिर हम लोग दूसरा पॉइंट जानेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आगे हम जानेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को किस में बदलना? प्रतिशत। कोई भी भिन्न संख्या है, उसको अगर हम परसेंटेज में लाना चाहेंगे तो कैसे लाएंगे? गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 2/5, कितना लिखा है? 2/5। इसको अगर प्रतिशत में बदलना है, किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में जब भी बदलना हो किसी भिन्न को, तो उसमें क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से क्या करना है? गुना कर देना है। 5 से कटेगा 20 बार में, 20 × 5 = 100, 20 दूनी 40, यानी कि 40%। यानी 2/5 भाग का मतलब हो गया है 40%। अगर मान लीजिए कि हमने लिखा 7/8, 7/8, अगर इसको प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 चौका 8, 25 चौका 100, 25 × 7 = 175 बट्टा 2, 25 × 7 = 175/2। तो जब इसको फ्रैक्शन में, इसको डेसिमल में लाएंगे तो 2/16, शेष बचेगा 1, 2 × 7 = 14, शेष बच जाएगा 1, 2 × 5 = 10, यानी कि 87.5% के बदले ये सिंबल हम लगाते हैं। कोई डाउट नहीं समझने में? जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 3/5 और इसको परसेंटेज में लाना है तो क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से कटेगा कितना बार में? 20 बार में, 20 × 60 अर्थात कितना? 60%। कोई डाउट नहीं समझने में? यानी कि भिन्न को जब भी परसेंटेज में लाना होगा तो क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए लिखिए इसको। आगे हम लोग दूसरा चीज लिखते हैं। अब हम जानेंगे
कि कोई भी दशमलव वाला संख्या है, दशमलव वाला संख्या है, उसको अगर हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? दशमलव वाले संख्या को प्रतिशत में बदलना, दशमलव वाला संख्या को परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0.25, 0.25, तो इसको हमें परसेंटेज में लाना है। किस में लाना है? परसेंटेज में। 0.25 को परसेंटेज में लाना है तो सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में बदलना होगा। किस में बदलना होगा? फ्रैक्शन में बदलना होगा। फ्रैक्शन में बदलने के बाद क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, अर्थात कितना? 25%। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0.2, 0.2, इसको प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं तो प्रतिशत में जब भी दशमलव वाला संख्याओं को लाना हो तो सबसे पहले दशमलव वाला संख्या को भिन्न में बदलिए और उसके बाद क्या करना है? चूंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है इसीलिए एक पर एक जीरो होगा नीचे में, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि 10 गुना 20 कितना हो गया है? 20%। जैसे हमने लिखा मान लीजिए 0.35, 0.35, इसको प्रतिशत में बदलना है तो पहले इसको भिन्न में बदलिए, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? 35%। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 2.5, 2.5 को अगर हमें परसेंटेज में बदलना हो तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कट जाएगा, यानी 25 तहे 250% होगा। कोई डाउट समझने में? चलिए डिनोट करिए इस चीज को। लिखते जाइए एक एक चीजों को कॉपी में अच्छी तरह से, ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, प्रतिशत को किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? गौर कीजिएगा जरा। जैसे हमने लिखा मान लीजिए कि 25%, कितना लिखा है? 25%। 25% का मतलब हो गया है 25/100, 25/100। नीचे में एक पे 2 जीरो है, अर्थात दशमलव 2 अंकों के बाद दाएं तरफ से लगाना है तो 1 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पे देंगे, यानी कि 0.25 लिखेंगे दशमलव में। अगर मान लीजिए कि हमने लिखा मान लीजिए कि लिखा है 38%, 38% को अगर दशमलव किस में बदलना है? दशमलव में, तो 38/100 लिखेंगे, दशमलव 2 अंकों के बाद आएगा तो 38, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे 0। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 2.5%, 2.5%, इसको डेसिमल में लाना है तो 2.5 बट्टा में 100 आएगा, नीचे ज्यों काटते हो, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे में एक और जीरो आ जाएगा, अर्थात 3 अंकों के बाद दशमलव बैठाना होगा तो 2 5 एक और जीरो लगा देंगे और दशमलव यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से किस में चेंज हो जाएगा? परसेंटेज वाले संख्या को दशमलव में बदलना हम इसी प्रकार से करेंगे। चलिए कोई डाउट नहीं, इस चीज को लिखिए तब फिर आगे हम लोग करेंगे। ये सारा छोटा छोटा पॉइंट आपको चैप्टर में समझने में, सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगा। फाइंड ऑफ होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या है
ये हम समझेंगे। फाइंड ऑफ होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिएगा। होल वैल्यू का मतलब हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 25% वृद्धि। क्या लिखा है, 25% वृद्धि। तो 25% वृद्धि का होल वैल्यू, होल मतलब संपूर्ण, वैल्यू मतलब मान, यानी 25% वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, 25% वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, ये हमें जानना है। तो कैसे जानते हैं, तो गौर कीजिएगा। 25% वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो 100 में जोड़ करके ऊपर नीचे ज्यों का त्यों 100 लिखेंगे। 25% वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो 125/100, यानी कि 100 में जोड़ करके ऊपर नीचे 100। तो 5 से 25 25 125, 4 25 125, सॉरी 100, तो यानी 5/4, यानी 25% वृद्धि का होल वैल्यू अगर कहेंगे तो कितना कहेंगे, 5/4 कहेंगे। कोई डाउट समझने में? होल वैल्यू हम जब भी बोलें तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि 100 में जोड़ करके ऊपर नीचे 100 ज्यों का त्यों। वृद्धि कहेगा तो जोड़ करके, अगर कमी कहेगा तो घटा करके। जैसे जैसे कहेगा 25% कमी, 25% कमी, तो कमी का मतलब होता है 100 में से घटा करके ऊपर नीचे 100 ज्यों का त्यों, यानी कि 3 25 सही है 75, 4 25 सही है 100, यानी कि 3/4 कितना कहेंगे, तो 3/4 हम कहेंगे। कोई डाउट नहीं समझने में? इसको हम दो प्रकार से भी निकाल सकते थे। पहला प्रकार तो ये हो गया 100 में जोड़ करके या घटा करके, या फिर आप इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। जैसे 25% वृद्धि कहा है, तो 25% वृद्धि को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 25% को हम भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 25/100, 25 चौका 100, यानी 25% का मतलब हो गया 1/4, 1/4। नीचे को ऊपर में से घटा लीजिए, तो 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 3, यानी 3/4। 25%, सॉरी यहाँ वृद्धि का आपने कहा है, वृद्धि कहेगा तो जोड़ना होगा, वृद्धि कहेगा क्या करना होगा, जोड़ना होगा। नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ दीजिए, 4 1 5 और नीचे ज्यों का त्यों 4। तो 25% वृद्धि का मतलब हो गया 5/4। अगर कमी कहता तो नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा करके लिखते, यानी कि 4 में से घटेगा 3/4। कमी कहेगा तो घटा करके लिखना है, और वृद्धि कहेगा तो जोड़ करके लिखना है। तो वृद्धि का मतलब समझ रहे हैं, 100 में जोड़ करके ऊपर नीचे 100 ज्यों का त्यों। कमी का मतलब 100 में से घटा करके ऊपर नीचे ज्यों का त्यों। जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं 15% वृद्धि। 15% वृद्धि का मतलब हो गया 100 में जोड़ करके ऊपर नीचे ज्यों का त्यों 100। 23 25 115, 20 25 100, यानी कि 23/20। 15% वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा परिणाम, 23/20 भाग हो जाएगा, यानी 15% वृद्धि का होल वैल्यू क्या हम बोलेंगे, तो 23/20 कहेंगे। होल वैल्यू जब भी बोले तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए, 100 में जोड़ करके या घटा करके ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों 100 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 12.5%, क्या लिखा है, 12.5% वृद्धि। 12% वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। तो वृद्धि या कमी का मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, भिन्न में चेंज करना होगा। तो 12.5% का मतलब हो गया 12 दूनी 24 1 25/2, 25/2। अब प्रतिशत के बदले हम क्या करते हैं, नीचे 100 लगाते हैं, तो 25 चौका 100, अर्थात 1/8। 25%, सॉरी 12% का मतलब हो गया 1/8। और वृद्धि या कमी, जब वृद्धि कहेगा तो नीचे वाला को ऊपर वाला के साथ जोड़ दीजिएगा, तो 8 1 9/8, यानी 12.5% वृद्धि का मतलब हो गया 9/8। वृद्धि का मतलब 9/8। अब कमी का मतलब कहेगा तो घटा देना है, 8 में से 1 घटेगा, कितना, 7/8, यानी 12.5% कमी का मतलब हो गया 7/8। कोई डाउट समझने में? कोई डाउट नहीं। अभी आप लोग सिर्फ ये समझिए कि होल वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। इस चीज का यूज हम आगे के 3 चैप्टर में भी करने वाले हैं,
इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 33.1/3% वृद्धि। क्या लिखा है? 33.1/3% वृद्धि या कमी, वृद्धि या फिर कमी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे होल वैल्यू इसका? 33.1/3% का मतलब हो गया 100/3। परसेंटेज के बदले बट्टा में 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा, अर्थात 1/3। कितना कहेंगे? 1/3। वृद्धि कहाँ है? तो वृद्धि जब भी कहेगा तो नीचे वाला को ऊपर वाला के साथ जोड़ देना है, 3 × 4/3। 33.1/3% वृद्धि का मतलब 4/3। 33.1/3% वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा? तो 4/3 भाग हो जाएगा। या कमी कहेगा, कमी कहता तो घटा देते, 3 में से घटता कितना? 2/3। कमी का मतलब 2/3 और वृद्धि का मतलब 4/3। तो होल वैल्यू का मतलब हो गया है नीचे वाला को ऊपर वाला में 100 में जोड़ करके बट्टा में 100 करके हम निकालेंगे। इस चीज को कॉपी में लिख लीजिए अच्छी तरह से। होल वैल्यू आप समझ चुके हैं क्या कहते हैं होल वैल्यू। इस चीज का यूज हम लोग कैसे करेंगे आगे हम बताएंगे। तो होल वैल्यू जब भी बोलें तो आपके माइंड में यही चलना चाहिए, 100 में जोड़ करके ऊपर बट्टा में 100 करके। अब हम इसका प्रयोग सीखते हैं। यूज ऑफ होल वैल्यू। यूज ऑफ होल वैल्यू अर्थात मतलब कि हम लोग जो भी ये चीज सीखे हैं होल वैल्यू के बारे में, इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे इसका यूज होगा, ये चीज हम सीखेंगे। तो इस चीज का यूज करने से पहले हम 2 चीज पे चर्चा करेंगे। वो क्या है? गौर कीजिएगा। अंतिम परिणाम। अंतिम परिणाम, परिणाम 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुरू वाला परिणाम, एक होता है वृद्धि या कमी के बाद का परिणाम। जैसे मान अंतिम परिणाम हमें निकालना है तो शुरू का परिणाम हमें कुछ ना कुछ मालूम होगा। शुरू वाला परिणाम में, शुरू वाला मान में होल वैल्यू का सीधा गुना। होल वैल्यू का क्या करना है? सीधा गुना कर देना है। तो इस प्रकार से लिख देंगे। अंतिम परिणाम हमें जब निकालना है तो शुरुआत का जो मान होगा उसमें होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। क्या करना है? सीधा गुना करना है। इसका हम यूज एग्जाम्पल दे करके आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि अंतिम परिणाम निकालना है तो शुरू वाला में होल वैल्यू जो निकलेगा उसका सीधा सीधी गुना करना है। दूसरा बात हम ये जानेंगे इसमें कि शुरू वाला परिणाम या शुरू वाला मान, शुरू वाला मान जानना है तो अंतिम वाला मान में, अंतिम परिणाम में क्या करना है? गुना करना है। किसका? होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले नोट कर लीजिए। यानी शुरू वाला मान जानना है तो अंतिम परिणाम जो दिया हुआ रहेगा उसका होल वैल्यू का क्या करना है? उल्टा गुना करना है। अगर हमें अंतिम परिणाम निकालना है तो शुरू वाला मान में होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। इसको याद कैसे करना है? सिंपल है। यानी कि अंतिम परिणाम जानना है तो अंतिम परिणाम जानना है तो सीधा गुना, और शुरू वाला परिणाम जानना है तो उल्टा गुना। बस इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अंतिम परिणाम निकालना है तो सीधा गुना, शुरू वाला परिणाम निकालना है तो उल्टा गुना। अब इसका प्रयोग हम एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं। एक 3-4 उदाहरण इस पर हम लेते हैं और इसके बाद आपको ये चीज अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है
एक पुस्तक की कीमत 350 रुपया है। 20% मूल्य वृद्धि या कमी के बाद पुस्तक का मूल्य क्या होगा? गौर कीजिएगा जरा, इसमें शुरू वाला परिणाम ये दर्शाता है कि एक पुस्तक की कीमत कितना है, 350 रुपया। तो इसमें मूल्य बढ़ेगा या घटेगा? जब मूल्य बढ़ेगा या घटेगा तो अंतिम मूल्य होगा, क्या होगा? अंतिम परिणाम होगा, अंतिम मूल्य होगा। तो एक पुस्तक की कीमत 350 रुपया है, तो यही कहलाता है शुरू वाला परिणाम। तो 20% मूल्य बढ़ा या घटा, तब जाकर के उस पुस्तक का मूल्य क्या होगा, तो यही कहलाता है अंतिम परिणाम। तो हमें क्या निकालना है? अंतिम परिणाम। तो अंतिम परिणाम जब भी निकालना है तो शुरू वाला परिणाम कितना है, 350 रुपया। शुरू वाला परिणाम कितना है, 350 रुपया है। इसी में हमको गुना करना है 20% मूल्य वृद्धि या कमी। वृद्धि के कंडीशन हम बताए थे कि 100 में जोड़ करके ऊपर नीचे ज्यों का त्यों 100 लिखेंगे। 100 में जोड़ करके ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, यही कहलाता है होल वैल्यू। तो परसेंटेज वैल्यू जो भी रहेगा उसका हम क्या निकालेंगे, होल वैल्यू। निकाल करके हम सीधा सीधी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यही कहलाएगा क्या चीज, अंतिम परिणाम। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। जब कटेगा तो क्या होगा, गुना करके 12 25 60 के जीरो बाकी 6, 12 तिया 36 6 कितना हो जाएगा, तो 42, यानी 420 रुपया। पुस्तक का शुरू कीमत था 350 रुपया, तो अंतिम कीमत कितना हो गया, 420 रुपया हो गया है। तो यही कहलाता है अंतिम मूल्य। क्या कहलाएगा, अंतिम मूल्य। कोई डाउट समझने में? तो पुस्तक के शुरू का कीमत था 350 रुपया, 20% वृद्धि के बाद कीमत हो गया कितना, 420 रुपया। कितना कीमत हो जाएगा वृद्धि होने के बाद या कमी होने के बाद, कितना हो जाएगा, यानी बाद का परिणाम निकालना है, अंतिम परिणाम निकालना है। तो सीधा सीधी गुना करना है इस प्रकार से। या अगर कमी कहता, कमी कहेगा, इसमें कोई एक चीज कहेगा वृद्धि या कमी, हम समझने के लिए यहाँ पे आपको लिख दिए वृद्धि या कमी। तो वृद्धि के कंडीशन में 420 रुपया होगा दाम। अगर मान लीजिए कि पुस्तक का कीमत 350 रुपया है और 20% मूल्य घट गया, 20% मूल्य घटेगा तो 20% का होल वैल्यू होगा 80/100। 80/100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे सीधा सीधी। तो गुना करने से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी 8 25 40 के शून्य बाकी 4, 8 3 24 और 4 28, यानी 280 रुपया होगा। तो पुस्तक का शुरू का कीमत था 350 रुपया और 20% जब मूल्य घट गया तो घटने के बाद कीमत कितना हो गया है, 280 रुपया। कोई डाउट समझने में? यही था अंतिम परिणाम। हमें जब भी निकालना है तो होल वैल्यू का क्या करना होगा, सीधा सीधी गुना करना होगा। और होल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इससे पहले अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या 15,000 है। एक शहर की जनसंख्या कितना है, 15,000। तो यही कहलाता है शुरू का मान। शुरू में कितना जनसंख्या है, 15,000। कहा महामारी के कारण जनसंख्या 20% घट जाता है। कितना घट गया है, 20%। तो शहर की जनसंख्या अब कितना है, यानी कि अंतिम में शहर की जनसंख्या कितना बच रहा है, यही कहलाता है अंतिम परिणाम। तो अंतिम परिणाम यानी अंतिम रिजल्ट जब भी हमें निकालना है तो जितना दिया हुआ है उसमें परसेंटेज वैल्यू का क्या करते हैं, सीधा सीधी गुना करते हैं। अंतिम निकालना हो तो सीधा सीधी गुना करते हैं। 20% घटने का मतलब हो गया है 80/100। 20% घटने का मतलब 80/100। शहर की जनसंख्या 15,000 है, 20% घटने के बाद कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधी गुना। कितना हो जाएगा यानी अंतिम परिणाम निकालना है तो सीधा सीधी गुना करना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। कटेगा तब गुना करेंगे तो 15 8 कितना होगा, 120। 15 8 120 और ये 2 जीरो पहले से है तो बैठा देंगे यहाँ पे 2 जीरो। तो शहर की जनसंख्या अब कितना हो गया है, तो 12,000। पहले था 15,000। जब 20% जनसंख्या घट गया तो घटने के बाद अंतिम कितना बच गया परिणाम, 12,000 शहर की जनसंख्या अब
बच रहा है। कोई डाउट समझने में? अंतिम परिणाम निकालने के लिए क्या करते हैं, शुरू वाला मान में हमेशा सीधा सीधी गुना करते हैं होल वैल्यू का। चलिए इसको लिख लीजिए, आते हैं हम अगले एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है, एक घोड़ा की कीमत 12.5% वृद्धि के बाद 18,750 रुपया हो जाता है, तो बताएं कि घोड़ा का प्रारंभिक मूल्य क्या है। देखिएगा ये एग्जाम्पल अलग है थोड़ा उससे। एक घोड़ा का कीमत 12.5% वृद्धि के बाद, यानी कि वृद्धि के बाद या कमी के बाद मूल्य इतना हो जाता है। प्रश्न में जब भी रहेगा ऐसा कि वृद्धि के बाद या कमी के बाद मूल्य इतना हो जाता है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, शुरू वाला मूल्य क्या था। शुरू वाला जब भी निकालना है तो क्या करना है, उल्टा गुना करना है। शुरू वाला जब भी निकालना है तो उल्टा गुना करना है। तो शुरू वाला मान हमको जानना है कि पहले कितना दाम था। अभी देखिए 18,750 रुपया हो गया, कब, 12.5% बढ़ने के बाद। तो शुरू में कितना था, शुरू वाला परिणाम निकालना है तो उल्टा गुना करना है। शुरू वाला परिणाम निकालना है तो क्या करना है, उल्टा गुना करना है। किसका, 12.5% वृद्धि का होल वैल्यू निकालेंगे। 12.5% वृद्धि का होल वैल्यू का मतलब हो गया है, कैसे निकालता है होल वैल्यू, 12 दूनी 24, 1 25/2, परसेंटेज के बदले नीचे में 100 लगाते हैं, 25 चौका 100, यानी कि 1/8। भिन्न में कितना हो गया, 12.5% का मतलब 1/8। वृद्धि कहाँ है, तो नीचे वाला को ऊपर वाला में ऐड कर दीजिए, 8 1 9, यानी 9/8। कितना आ गया है, 9/8। तो 12.5% वृद्धि का होल वैल्यू हो गया है 9/8। तो प्रारंभिक जानना है तो उल्टा गुना करना है। 9/8 का मतलब हो गया है 8/9। इसका उल्टा करेंगे तो 8 ऊपर 9 नीचे, इसको गुना करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वही होगा प्रारंभिक मूल्य। तो क्या कटेगा, ये देखते हैं काट करके। अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं तो गुना करके दशमलव में ले आना है। तो या आप हल भी कर सकते हैं। तो 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो क्या करना है, इसमें गुना करके 3 से भाग दे दीजिएगा तो प्रारंभिक कीमत मालूम हो जाएगा। तो याद रखना यही चीज है आपको यहाँ पे कि शुरू वाला मान जानना है तो उल्टा गुना, शुरू में जानना है तो उल्टा गुना, और बाद में कितना हो जाएगा तो सीधा गुना करना है। तो अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मोबाइल की कीमत में 15% कमी के कारण कीमत कितना हो गया है, 8,000 हो गया है। तो मोबाइल का मूल्य क्या था, यानी कि शुरू वाला दाम कितना था। शुरू वाला जब भी जानना है तो उल्टा गुना, आप रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि शुरू वाला जब भी निकालना है तो उल्टा गुना करना है। तो अभी कितना है कीमत, 8,000। वृद्धि या कमी के बाद बताए थे, वृद्धि या कमी के बाद जो भी रहेगा वो अंतिम रिजल्ट होगा। क्या होगा, अंतिम रिजल्ट। तो 15% कमी के कारण कीमत कितना हो गया, 8,000। पहले कितना दाम था, तो उल्टा गुना कर देंगे, 100 ऊपर 15% कमी का मतलब हो गया है 85, नीचा करके गुना कर देंगे। जैसे 15% कमी का मतलब हो गया 85/100, होल वैल्यू निकालते हैं इसी प्रकार से ना। इसका उल्टा गुना करेंगे तो 100 ऊपर चल जाएगा, 85 नीचे आ जाएगा। तो इसको हल कर लीजिएगा तो आंसर आपको मिलेगा 17 पचे 85, 20 पचे 100। अर्थात क्या करना है आपको, 8 दूनी 16 गुना करना है, 3 1 4 0, 1 2 3 4 0 लगाना है, और बट्टा में 17 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो जो परिणाम आएगा वही होगा शुरू का कीमत। कोई डाउट समझने में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अंतिम परिणाम निकालना है तो सीधा गुना, शुरू में कितना था तो उल्टा गुना। बस इसको 2 बार 4 बार ध्यान में रखिए। अब जब एग्जाम्पल बनाइएगा, जब क्वेश्चन बनाइएगा इस पे, तो आपको सारा चीज आपको क्लियरली आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कतें नहीं रहेगा। तो इसको कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए। लिखने के बाद तब अगला पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। अगला पॉइंट है यूज ऑफ ए बी फॉर्मूला। मतलब एक फॉर्मूला है ए बी, इसको ए बी पढ़ेंगे, ए माइनस बी नहीं पढ़ेंगे, ए बी फॉर्मूला इसको हम पढ़ेंगे। ए बी फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करना सीखेंगे। ए बी फॉर्मूला क्या है तो गौर कीजिएगा, इसी को हम कहते हैं ए बी फॉर्मूला। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होगा इस चैप्टर में और आगे के आने वाले भी चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला को समझते हैं कि ए बी फार्मूला होता क्या है। तो ए बी फार्मूला का मतलब हो गया है कि किसी राशि में पहले a% वृद्धि किया गया, उसके बाद b% वृद्धि किया गया, तो संपूर्ण वृद्धि क्या होगा, तो प्लस a प्लस b। इसी दोनों चिन्ह को गुना करके यहाँ पे हम लिखते हैं, इन दोनों साइन को गुना करके यहाँ पे लिखते हैं, प्लस गुने प्लस अर्थात प्लस। तो ये प्लस दर्शाता है वृद्धि। क्या दर्शाता है? प्लस वृद्धि। वृद्धि का कंडीशन रहेगा तो प्लस लिखना है, अगर कमी का कंडीशन रहेगा तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? माइनस लिखना है। तो यहाँ पे a% की वृद्धि, यहाँ पे b% की वृद्धि, तो प्लस गुना प्लस प्लस यहाँ करेंगे और a गुना b, ए बी बट्टा 100 करके, तो इसको हल करके जो आएगा वही परिणाम या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। ये परिणाम अगर प्लस में आया तो वृद्धि होगा अंतिम परिणाम, अगर माइनस आएगा तो अंतिम परिणाम क्या होगा? कमी होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस है, प्लस गुने प्लस यहाँ पे प्लस, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया? माइनस, तो यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस गुने माइनस यहाँ पे होगा प्लस। तो इसको हल करने के बाद सॉल्यूशन करने पे या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। प्लस में आएगा तो क्या लिखना है? यानी कि वृद्धि समझेंगे। प्लस में आएगा तो क्या समझेंगे? वृद्धि। अगर माइनस में आएगा तो क्या समझेंगे हम? कमी समझेंगे। तो अगर मान लीजिए कि एक में वृद्धि हो रहा है, एक में कमी हो रहा है, तो एक में वृद्धि को प्लस में दर्शाना है, एक में कमी को माइनस में दर्शाना है, यानी a% की वृद्धि और b% की कमी। तो संपूर्ण परिवर्तन क्या होगा? तो प्लस माइनस इन दोनों को गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमें माइनस लिखना होगा। तो प्लस गुने माइनस, माइनस ए बी बटा 100। तो हल करने पे या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। प्लस में आएगा तो वृद्धि, माइनस में आएगा तो कमी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों चिन्ह को गुना करके यहाँ पे लिखते हैं। तो हल करने के बाद जो परिणाम आएगा या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। प्लस में मान आएगा तो वृद्धि समझेंगे, अब माइनस में आएगा तो कमी समझेंगे। कोई डाउट नहीं समझने में। तो ये बात ध्यान रखना है, इन दोनों चिन्ह को गुना करके ही हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस गुने प्लस अर्थात यहाँ पर भी प्लस होगा। कोई डाउट नहीं समझने में। ए बी फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ चुके हैं आप लोग। अब हम ये समझेंगे कि ए बी फॉर्मूला का प्रयोग हम किस कंडीशन में करेंगे, किस केस में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो कंडीशन है, दो केसेस है, तो गौर कीजिएगा। केस फर्स्ट में, केस सेकंड में। पहला कंडीशन ये है कि दो क्रमवार परिवर्तन यानी कि दो सक्सेसिव परिवर्तन अगर हो, यानी कि दो लगातार परिवर्तन हो, तो उसका एकमात्र परिवर्तन क्या होगा? एकमात्र परिवर्तन जब भी हमें निकालना है तो ए बी फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे तो हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि दो लगातार घटना जब भी रहेगा, दो लगातार चेंजिंग जब भी रहेगा, दो लगातार परिवर्तन जब भी रहेगा, तो उसका एकमात्र परिवर्तन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला का प्रयोग हम करेंगे। ये भी फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको याद ही हो गया होगा, इसमें कोई खास चीज है नहीं। दूसरा कंडीशन ये है कि जब दो राशि गुना में हो, किसमें हो? दो राशि, ओनली टू राशि। जब दो राशि गुना में हो और प्रत्येक में परिवर्तन हो, किसमें? प्रत्येक में परिवर्तन। दो राशि मान लीजिए किसमें है? गुना में है। दो राशि अगर गुना में है और दोनों में परिवर्तन है, किसमें? दोनों में परिवर्तन। मान लीजिए कि दो राशि हम लेते हैं, एक ए लेते हैं, एक बी लेते हैं। इसमें भी परिवर्तन कहाँ है और इसमें भी परिवर्तन कहाँ है? जब दोनों में परिवर्तन कहा जाए, या तो वृद्धि कहा जाए या फिर कमी कहा जाए। जब दोनों में परिवर्तन कहा जाए तो संपूर्ण परिवर्तन यानी होल चेंज क्या होगा? संपूर्ण परिवर्तन क्या होगा? तो उस चीज को भी जानने के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? तो ए बी फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है। दो लगातार घटना जब ये रहेगा तो ए बी फॉर्मूला यूज करना है, और दो राशि जब गुना में होगा
और दोनों में परिवर्तन हो तो होल परिवर्तन क्या होगा, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ये भी फार्मूला का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ये दो कंडीशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इस चीज को एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। जब तक उदाहरण नहीं लेंगे तब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा ही नहीं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि एक वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दिया गया। क्या किया है, एक वस्तु है, उसका कुछ ना कुछ कीमत है, वो कीमत क्या है हमें मालूम नहीं है। तो कहा गया है कि 20% घटा दिया गया। कीमत पहले क्या किया है, 20% घटा दिया गया है। उसके बाद 5% फिर बढ़ा दिया गया। पहले तो घटाया, फिर क्या किया, बढ़ा दिया है। यही कहलाता है दो लगातार यानी दो क्रमवार परिवर्तन। पहले घटाया, उसके बाद तुरंत क्या किया, बढ़ा दिया। तो इसी को कहते हैं क्रमवार परिवर्तन। तो इस तरह का कंडीशन जब भी रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है कि वस्तु की कीमत में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि एकमात्र परिवर्तन क्या होगा, पहले 20% घटाया। क्या किया है, 20% घटाया है तो माइनस में लिखेंगे। घटाया है या कमी किया गया है, एक ही चीज है, तो माइनस से डिनोट करना है। उसके बाद 5% बढ़ाया दिया, 5% बढ़ाया है तो प्लस में लिखेंगे 5, प्लस में लिखेंगे 5। अब इन दोनों चिन्ह को गुना करके प्लस गुने माइनस माइनस, अब इन दोनों को गुना करेंगे 20 गुने 5, यहां लिखेंगे 20 गुने 5 बट्टा में 100 ज्यों का त्यों। इस हिसाब से अब इसको हल करना है। इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या परिणाम आता है। 20 25 100 से 100 कटेगा एक बार में, तो -20 + 5 यानी हो गया -15। कितना हो गया, -15। इन दोनों को हल करने पे -15 -1 कितना होगा, -1। तो -15 या -1 हो गया -16। कितना गया, -16। ये परसेंटेज में आएगा, किस में आएगा, परसेंटेज में। हम बता चुके हैं कि हल करने के बाद परिणाम या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। अगर में माइनस में आएगा परिणाम तो हम कमी समझेंगे। क्या समझेंगे, कमी। यहाँ पे -16% आया, इसका मतलब 16% की कमी। क्या समझेंगे, 16% की कमी, अर्थात वस्तु का जो कीमत था वह अंतिम परिणाम क्या होगा, तो अंतिम परिणाम क्या होगा कि वस्तु का जो भी कीमत था वो 16% घट गया। कब, एक बार 20% घटाया था, एक बार 5% बढ़ा दिया, तो वस्तु का फाइनली जो कीमत था वो 16% क्या हो गया, कमी हो गया। कोई डाउट समझने में, कोई डाउट नहीं हुआ होगा समझने में आपको। तो इसी को कहते हैं सक्सेसिव परिणाम, यानी कि सक्सेसिव परिवर्तन। पहले 20% घटाया और फिर 5% बढ़ा दिया। ऐसा जब भी कंडीशन रहेगा तो एकमात्र परिवर्तन क्या होगा, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो ए बी फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करके हल करेंगे। तो इसमें कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि और आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, तब हम अगले एग्जांपल की ओर चलेंगे। लिखिए इसको पहले। दूसरा एग्जांपल है, चीनी की कीमत में 15% वृद्धि के कारण उसका बिक्री 10% घट गया। तो बताएं कि चीनी के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खपत पर प्रभाव हमें पूछ रहा है। खपत का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। खपत का मतलब कि हम चीनी कितना खर्च कर रहे हैं। खपत करने का मतलब यही हुआ कि चीनी हम कितना खर्च कर रहे हैं। हो सकता है 2 kg, 3 kg या आधा kg या कुछ भी, जितना भी खपत हम करें तो ये कहलाता है खपत। खपत का मतलब हो गया कि मूल्य गुना बिक्री, मूल्य गुना बिक्री। अब बिक्री का मतलब ये हुआ कि कितना केजी चीनी आप खरीद रहे हैं, या 2 kg चीनी खरीद रहे हैं या 1 kg चीनी खरीद रहे हैं, ये कहलाता है बिक्री। और मूल्य का मतलब हो गया प्रति केजी चीनी का दाम। अगर मान लीजिए कि आप 5 kg चीनी खरीदते हैं और प्रति केजी चीनी मान लीजिए कि 40 रुपया प्रति केजी है, तो खपत यानी कि टोटल 5 kg चीनी का खपत कितना हो जाएगा, मूल्य उसका, तो 40 × 200 रुपया खपत होगा। चीनी का खपत कितना होगा, 200 रुपया मूल्य इसका होगा टोटल। तो साधारण भाषा में खपत निकालने के लिए क्या करते हैं, मूल्य और जितना
जितना बिक्री किया गया है उसमें गुना कर देते हैं तो टोटल मूल्य हमें मालूम हो जाता है। तो दो राशि गुणम है और दोनों में लगातार परिवर्तन है, दोनों में परिवर्तन है और दोनों में परिवर्तन का संपूर्ण परिवर्तन यानी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें पूछा जा रहा है। तो हम जान चुके हैं कि ये भी फार्मूला का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो राशि गुना में हो। ये राशि दोनों गुणम है और दोनों राशि जब गुना में होता है तो संपूर्ण राशि पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। हम लोग सीख चुके हैं ए बी फार्मूला का प्रयोग करने के लिए। पहले कहा 15% वृद्धि किया गया है कीमत में, यानी कि मूल्य 15% बढ़ाया। मूल्य क्या किया है, पहले 15% बढ़ाया, तो बढ़ाया है तो बिक्री क्या हो गया 10% घट गया, तो बिक्री 10% क्या हो जाता है, घट जाता है। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी फॉर्मूला यूज कीजिए 15 प्लस में, क्योंकि वृद्धि कहाँ है तो कमी यानी कि 10%, तो प्लस माइनस माइनस 15 दहें 150 बट्टा में 100, तो 15 में से 10 घटेगा कितना आएगा 5, और ये होगा कितना 1.5, क्योंकि 10 है तो एक पे एक जीरो यानी कि एक अंक के बाद दशमलव देना है। 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ बचेगा 4 में से घटेगा 3, यानी दशमलव एक अंक के बाद यानी 3.5%। चूंकि ये मान प्लस में है, किसमें है प्लस में, तो जब प्लस में आया है इसका मतलब वृद्धि, इसका मतलब क्या होगा वृद्धि, यानी 3.5%, यानी कि खपत क्या होगा तो 3.5% बढ़ेगा, यानी खपत में 3.5% की वृद्धि होगी। कोई डाउट नहीं समझने में। इस तरह का क्वेश्चन आगे हम बुक में भी बहुत सा क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं। फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए हम यही समझा रहे थे कि जब दो राशि गुना में हो और दोनों में परिवर्तन हो तो संपूर्ण परिवर्तन क्या होगा, तो ये भी फॉर्मूला का यूज हमें करना होगा। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं, एक और तीसरा। यदि z बराबर xy हो और x तथा y में क्रमशः 15% वृद्धि एवं 10% की कमी कर दिया जाए तो z के मान में क्या परिवर्तन होगा। देखिएगा एक व्यंजक है z बराबर xy, क्या है z बराबर xy, ये दिया गया है, यानी कि x में भी परिवर्तन है और y में भी परिवर्तन है। x में परिवर्तन यही किया गया है कि x 15% बढ़ाया गया है और y 10% घटा दिया गया है, ये वो बढ़ाया ये वो घटाया, तो संपूर्ण परिवर्तन यानी z के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो x y गुणनफल होगा ये दर्शाएगा क्या z, तो z के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए हम ये भी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस 15 गुने 10 बट्टा 100, 2 जीरो से सॉरी 1 जीरो कटेगा ना, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 15 में से 10 घटेगा 5, और ये हो गया 1.5, तो वही हो गया 3.5, 3.5% की वृद्धि होगी। चूंकि प्लस में मान आया है इसलिए वृद्धि, माइनस में मान आता है तो कमी, यानी कि z के मान में क्या होगा तो 3.5% की वृद्धि होगा। कोई डाउट नहीं समझने में, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। एक और एग्जांपल हम लेंगे इसमें, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं। अगला एग्जांपल है चौथा। एक आयत के लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% की वृद्धि और 15% की कमी कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन में यही देखेंगे कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। आयत के क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत के क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात दो राशि गुना में है, दोनों राशि गुना में है और दोनों राशि में लगातार परिवर्तन है। लंबाई पहले 20% बढ़ाता है और चौड़ाई 15% घटा देता है। तो बता चुके हैं कि जब दो राशि गुना में है और दोनों में परिवर्तन हो तो संपूर्ण परिवर्तन यानी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये निकालना हो तो ये भी फार्मूला का प्रयोग हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो लंबाई को पहले 20% बढ़ाया तो प्लस 20 लिखेंगे और चौड़ाई को 15% घटाया तो माइनस 15 लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिखने के बाद प्लस माइनस माइनस 20 गुने 15 बट्टा में 100 देंगे,
इसको हल कर लेते। 20 में से 15 घटेगा 5 और 20 बचे 100, 5 तिया 15 यानी -3। तो 5 में से 3 घटेगा कितना आएगा 2। चूंकि 2 प्लस में आया है अर्थात 2% की वृद्धि, 2% की क्या होगा वृद्धि होगा। किस चीज में क्षेत्रफल में, यानी क्षेत्रफल 2% बढ़ेगा। पहले जितना क्षेत्रफल था क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा तो क्षेत्रफल 2% बढ़ जाएगा। कोई डाउट समझने में? इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किससे बनाते हैं एबी फॉर्मूला से ही हल करते हैं। कोई डाउट नहीं समझने में? आइए अगला क्वेश्चन एक और लास्ट लेते हैं इसका। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप यही कहोगे कि भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब हो गया है ए गुना ए। ए दर्शाता है भुजा, यानी दो राशि गुणम है और दोनों में परिवर्तन है। दोनों में परिवर्तन यही है कि भुजा 10% बढ़ा दिया। तो भुजा 10% बढ़ाया तो +10 +10, इन दोनों को गुना करेंगे, प्लस गुने प्लस प्लस, यानी कि 10 गुने 10 बट्टा में 100 देंगे। तो इसको हल कर लेते हैं, जो परिणाम आएगा वही दर्शाएगा संपूर्ण परिवर्तन। 10 दहें 100, एक बार में 10 10 20 है, 1 21, यानी 21% प्लस में वैल्यू आया है तो 21% क्या होगा बढ़ेगा। 21% की वृद्धि होगा। किस चीज में होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा। पहले जितना क्षेत्रफल था उसमें 21% की क्या होगी वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को एबी फॉर्मूला से संभवतः बहुत सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा कहीं बच भी गया होगा तो आपको जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ आपको और अच्छी तरह से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप इसी को यहाँ ध्यान रखिए, तो इसको लिख लीजिए। तो इसके बाद आते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। पहले इसको लिख लीजिए। जब दो राशि गुना में रहता था तो उसके लिए हम एबी फॉर्मूला का प्रयोग करते थे, और जब 2 से अधिक राशि अगर गुना में रहेगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि z बराबर x³ और y² हम ये एग्जांपल लिए हुए हैं। z बराबर x³ y² हो और x तथा y में क्रमशः 20% की वृद्धि एवं 30% की कमी कर दिया जाए तो z के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 से अधिक राशि गुना में कैसे, तो x को 3 बार गुना किया गया है और y को 2 बार गुना किया गया है। x को 3 बार गुना किया गया है और y को कितना बार 2 बार गुना किया गया है, यानी कि टोटल 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो x में 20% की वृद्धि हुआ और y में 30% की कमी हुआ तो z के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं। 20% वृद्धि कहा है, 20% वृद्धि का मतलब होता है 120/100। 20% वृद्धि का होल वैल्यू 120/100 3 बार गुना करेंगे, क्योंकि पावर 3 है यानी 3 बार गुना है। जितना बार गुना रहेगा हम क्या करेंगे उतना ही बार हम गुना कर देंगे। कर दिए गुना पहले 3 बार, कोई डाउट समझने में। उसके बाद y को 2 बार गुना करेंगे। 30% कमी कहाँ है तो 2 बार गुना करेंगे। 30% कमी का मतलब हो गया है 70/100। 30% कमी का मतलब 70/100 बताए थे होल वैल्यू निकालने की। 2 बार ही गुना करना है क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई, यानी जितना बार गुना रहेगा उतना ही बार हम गुना करेंगे। x में 3 बार गुना था तो 3 बार गुना किया, y में 2 बार गुना था तो 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये 5 बार हो गया। अंतिम में क्या करना है आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से इस प्रकार से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है इस चीज को। अब इसको हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे देखिएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 5 0 और ये 2 7 0, ऊपर में टोटल 7 0 है तो 2 2 4 2 6 1 7, तो ये सब 0 हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या परिणाम, इसी पर हम गौर करते हैं। यहाँ पे 12 गुने 12 144, 12 गुने 12 144 और ये 12 सत्ती 84, 12 सत्ती
84 और बट्टा में कितना जाएगा 1000, बट्टा में कितना जाएगा 1000 आएगा। तो इसको गुना करने के बाद क्या होगा, गुना कर लीजिएगा आप लोग, गुना करने के बाद 0.3 अंकों के बाद पुट कर दीजिएगा। तो गुना करने के बाद जो भी परिणाम आएगा वो फाइनली आंसर नहीं होगा, वो फाइनली आंसर नहीं होगा। जो गुना करके हमें आएगा उसमें हमें क्या करना होगा, मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि गुना करके हमें आ गया है, ये परिणाम आ गया, मान लीजिए हमें 70%, कितना आ गया है 70%। तो मान लीजिए, अगर माने हैं आप, ये नहीं समझिएगा कि हल कर दिए हैं, ये मान लिए कि 70% आ गया हल करके। तो ये जो 70% आया, इसका मतलब हम 100 से कंपेरिजन करेंगे। किससे कंपेरिजन करना है, 100 से तुलना करना है। 100 से कितना कम है 30 कम, 100 से जितना कम रहेगा उतना की कमी होगा, यानी 30% की कमी। कितना की कमी 30% की कमी। अगर मान लीजिए 170 आ जाता हल करके, तो 100 से जितना ज्यादा होगा उतना की वृद्धि होगा। 100 से 70 ज्यादा है, इसका मतलब 70% की क्या होगा, वृद्धि होगा। कोई डाउट समझने में? तो हल करके जो परिणाम आएगा उसको हमें 100 से तुलना करना है, 100 से कम होगा या फिर 100 से ज्यादा होगा। अगर 100 से कमी आएगा तो उतना की कमी, अगर 100 से जितना ज्यादा आएगा तो उतना की वृद्धि होगा। इसको आप हल कर लीजिएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये दूसरा हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। एक घन के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब अर्थात a पे पावर 3, अर्थात a को कितना बार गुना करना होगा 3 बार। a को कितना बार गुना करना होगा, तो 3 बार गुना करना होगा। यानी कि 3 राशि गुना में, यानी 2 से अधिक राशि गुना में है। तो इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा। 20% बढ़ाया है, 20% वृद्धि का मतलब 120/100। कितना बार गुना होगा 3 बार, क्योंकि 3 बार गुना है तो 120/100 कितना बार गुना करेंगे 3 बार। इस प्रकार से गुना करके अंतिम में क्या करना होगा 100 से गुना कर देना है। इस 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 2 0 से ये कट जाएगा, 1 0 से ये कटेगा। तो गुना करके 12 गुना 12 144 गुने 12, अब बट्टा में कितना जाएगा 10। तो ये 12 चौका 48 का 8, बाकी 4, 12 चौका 48, 4 52 के 2, बाकी 5, 12 कम 12 5 17। तो बट्टा में 10 आएगा। कहने का मतलब ये 0.1 अंकों के बाद जब पुट होगा तो 172.8, 172.8। अब हमें क्या करना है 100 से तुलना करना है इस चीज को। 100 से कितना बढ़ा है, 100 से 72.8 बढ़ा है। तो 100 से जब 72.8 बढ़ा है, इसका मतलब 72.8% की क्या होगा वृद्धि। 72.8% की क्या होगा वृद्धि होगा। किस चीज में, आयतन में। यानी कि घन का आयतन जो है 72.8% बढ़ेगा। कब, जब भुजा 20% बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। कोई डाउट नहीं समझने में हुआ होगा आप लोगों को। इस तरह का क्वेश्चन आपको चैप्टर में भी मिलेगा, बुक में भी मिलेगा, वहां पे भी और अच्छी तरह से क्लियर होगा। इसको एक बार 2 बार अच्छी तरह से देख लीजिए, समझिए। तो एक और पॉइंट आपको अंतिम कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट सारा का सारा। इसको पहले नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है चेंज बराबर चेंज। ये चीज आपको याद रखना है, चेंज बराबर चेंज। वो क्या है चेंज, गौर कीजिएगा। चेंज इन परसेंट और चेंज इन अमाउंट। चेंज बराबर चेंज, चेंज इन परसेंट इक्वल टू चेंज इन अमाउंट। यानी कि जो परिवर्तन अगर प्रतिशत में हो और वही परिवर्तन अगर अमाउंट में हो, संख्या में हो, तो दोनों को हम बराबर कर लेंगे, बराबर करेंगे, यानी समीकरण बना लेंगे। समीकरण बना करके उसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे
वो हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो आपको याद रखना है चेंज बराबर चेंज, यानी चेंज इन परसेंट इक्वल टू चेंज इन अमाउंट, अर्थात चेंज बराबर चेंज। क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कैसे इसको हल करते, देखिएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। कितना परसेंट अंक लेना होता है? 35% अंक। ये जो 35% अंक चाहिए, ये किस लिए चाहिए? पास होने के लिए चाहिए, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 35%। आगे प्रश्न में कहा गया है कि एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिला और वो 30 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया है। तो बताएं कि परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है, यानी कि परीक्षा का टोटल मार्क्स कितना है, ये हमें निकालना है। देखिए, पास होने के लिए 35% चाहिए था, और एक अभ्यर्थी क्या करता है कि 40 अंक लाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। 40 अंक लाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। अगर 30 अंक उसको आ जाता तो वो पास हो जाता, यानी कि 40 अंक तो उसको आया ही है, 30 अंक अगर और आ जाता उसे तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। अर्थात पास होने के लिए ये भी मार्क्स है, ये भी दर्शाता है पास मार्क्स। क्या दर्शाता है? ये पास मार्क्स। ये भी पास होने के लिए अंक और ये भी पास होने के लिए अंक। यही है चेंज इन परसेंट और यही है चेंज इन अमाउंट। ये भी पास नंबर और ये भी पास नंबर, दोनों एक ही चीज है, यानी कि जो प्रतिशत में परिवर्तन है वही परिवर्तन संख्या में भी है, यानी कि दोनों इक्वल। पास होने के लिए 35% चाहिए और पास होने के लिए संख्या में चाहिए 70%। तो इसी को कहते हैं चेंज बराबर चेंज। इसको बराबर कर लेंगे, हल करेंगे कैसे? 100% क्या दर्शाता है? टोटल। ये 35% इधर आ जाएगा बट्टा में, 40 30 कितना? 70, और बट्टा में 35, और परसेंटेज के बदले यहाँ पे क्या दे देना है? 100। इसको हल कर लेंगे, 35 दूना 70, तो 2 गुना 100 अर्थात 200, यानी कि 100% क्या दर्शाता है? टोटल दर्शाता है, यानी कि परीक्षा का टोटल अंक कितना है? 200 अंक है। तो परीक्षा के लिए कुल पूर्णांक कितना? तो 200 मार्क्स। समझ में आ गया होगा? चेंज बराबर चेंज, यानी कि जो प्रतिशत में परिवर्तन वही परिवर्तन हूबहू अगर संख्या में हो रहा है तो दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ से 100% निकालेंगे। 100% दर्शाता है टोटल चीज, टोटल अंक कितना? 200। तो इस प्रकार से ये एक ही उदाहरण इसमें लेंगे, और भी इसमें चीज आपको बुक में समझ में आएगा। तो आप याद रखिएगा चेंज बराबर चेंज का रूल। इसका प्रयोग आगे के आने वाले चैप्टर में भी होगा। अभी तक हम लोग परसेंटेज में जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आने वाले सभी चैप्टर में इस चीज का यूज होगा। तो इसको एक बार 2 बार अच्छी तरह से सब समझ लीजिए। लगभग परसेंटेज का फाइनली कॉन्सेप्ट का काम तो लगभग क्लियर हो गया है, लेकिन 100% क्लियर अभी भी नहीं हुआ है। कुछ कॉन्सेप्ट और भी बच रहा है, वो आपको जब हम बुक बताएंगे तो वहाँ क्लियर होगा आपको टोटली चीज। तो फिलहाल आप यहाँ तक रखिए इस चीज को, एक बार 2 बार इसको रिवीजन कर लीजिए। जब हम बुक बताएंगे तो वहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को छूट रहा होगा, अब क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज को हम लोग क्लियर करेंगे एक एक करके। तो आप लोग आज यहीं तक रखिए, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं बुक का चैप्टर लेकर के। तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार 2 बार देख लीजिएगा। तो आज का काम यहीं तक रखते हैं।